मैं नहीं जानता कि इन सबको बताने की शुरुआत मैं आपको कैसे करूं। मैं इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फंस चुका हूं। मैं शायद सीधा ही आपको ये सारी बातें बताना शुरू करता हूं जो कि मेरे साथ कुछ समय से घटित हो रही है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने बचपन में, जब मैं 8th क्लास में था, मैंने ऊर्जा बोर्ड से खेलने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसे मैं आज तक चुका रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि इन सब से कैसे बाहर निकला है, पर अब मैं लगभग 25 वर्ष का हूँ और मैं नहीं जानता कि मैंने उस शैतान को कहाँ से आज़ाद कर दिया है, या मैंने वो कौन सा दरवाज़ा खोल दिया है जिसको मैं दोबारा बंद नहीं कर सकता। मुझे बहुत से अजीब अजीब और डरावने सपने आते हैं और बहुत ही अजीब व गरीब डरावनी घटनाएं भी मेरे साथ हो चुकी हैं, पर ये सब तो जैसे आम हो गया है। मैं अक्सर भूतिया घटनाओं में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था और शायद इसी वजह से ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूँ जिससे शायद आप समझ सके कि मेरे साथ ये सब कैसे और क्या हो रहा है। ये सब बचपन की बात है। मुझे भूतिया घटनाओं में और भूतिया कहानी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। इसी वजह से मेरी दिलचस्पी ouija बोर्ड को खेलने के लिए हुई। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देख रखी थी कि ouija बोर्ड को खेलने से कोई आत्मा आपके पास आती है और आप उससे अपने सारे सवालों का जवाब ले सकते हो। मैंने भी उस गेम को खेलने के बारे में सोचा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अकेले एक कमरे में बैठा। उस दिन मेरे माता पिता भी घर पर नहीं थे। मैं अकेले एक कमरे में उसे खेलने के लिए बैठा और दिए गए नियम अनुसार मैं उसको खेलने लगा। मैं यहाँ पर उसके नियम नहीं बताऊँगा क्योंकि शायद इस कहानी को सुनकर काफ़ी और लोग उसको खेलने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग इस बारे में नेट पर सर्च करके भी जान सकते हैं, पर जितना हो सके मैं आप सब लोगों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इसके बारे में आपको बहुत कम ही बताऊँगा। तो हुआ ऐसा कि जब मैं उस गेम को खेलने लगा और उस गेम के अपने सवाल पूछने लगा, तो उस गेम पर रखा हुआ कॉइन अपने आप हिलने लगा। उस कमरे में सिर्फ मैं ही था और ये सब कुछ कोई वहम नहीं था। और वो सब कुछ जो भी कुछ हो रहा था वह वो वहम नहीं हो सकता था क्योंकि उस पूरे कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने उस ouija बोर्ड से काफ़ी सारे सवाल किए और उसने मुझे सबका बिल्कुल सही सही जवाब दिया। मैं नहीं जानता था कि ये सब कैसे हो रहा है, पर मैं चाहता था कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब यहीं पर बंद हो जाए। मैंने ouija बोर्ड से सवाल किया कि मैं क्या ये गेम खेलना यहीं पर रोक सकता हूँ, पर कॉइन नो की तरफ चला गया। वो देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब अगले दिन मेरी आँख खुली, मेरे माता पिता घर पर आ चुके थे, पर उन्हें वहाँ पर ना तो कोई ouija बोर्ड मिला और ना ही कुछ और गड़बड़ का निशान। यहाँ तक कि मैं आराम से अपने बेड पर सो रहा था। मैं नहीं जानता ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ और कैसे उस ouija बोर्ड ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। कई सालों से इस बारे में सोचते हुए और इस बारे में पता लगाते हुए मुझे बस यही पता चला था कि मेरे परदादा एक पंडित हुआ करते थे और मेरी दादी जो कि कुछ काला जादू वगैरह का उतारा किया करती थी। और शायद इसी जनरेशन की वजह से मेरे पास भी शायद कुछ ऐसी ताकत या ऐसा श्राप था जो मेरे पीछे था और जिसकी वजह से ही शायद मैं किसी आत्मा से इतनी आसानी से जुड़ पाया और वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरे साथ अजीबोगरीब हुई वो कुछ इस तरीके से थी। इन सब के बाद से कुछ घटनाएं जो मेरे साथ हुई वो मेरे लिए एक श्राप की तरह थी, जो श्राप धीरे धीरे मेरे सब घर वालों को मुझसे दूर करने वाला था, या कहें एक ऐसा अंधेरा जो मेरे घर वालों को निगल जाने वाला था। एक दिन मैं रात को सो रहा था और अचानक से हमारे घर की लाइट चली गई। लाइट जाने से पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो चारों तरफ अंधेरा हो रखा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वहाँ पर डर लगने लगा। पता नहीं क्यों, पर अंधेरा होते ही मुझे वहाँ पर डर लगने लगा। पूरे घर में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मैं पास की चीज़ को भी नहीं देख पा रहा था। अंधेरे में कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई और मैंने
अपने घर में रखा हुआ लैंप जलाने की कोशिश की, पर लाइट तो आ ही नहीं रही थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसकी फ्लैशलाइट चालू करने की कोशिश की। फ्लैशलाइट चालू होते ही मैंने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि सामने एक अजीब सा दिखने वाला शैतान खड़ा हुआ है। मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं फ़ौरन उसी हालत में अपने बेड से उतरकर बाहरी की ओर भागने लगा। अगर मैं आपको अपने घर के बारे में बताऊं, तो मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर ही निकलता हूं, बिल्कुल सामने मेरी बहन का कमरा है और उसके साइड में ही मेरे माता पिता का कमरा भी है। तो मैं जैसे ही उस शैतान से डरकर बाहर आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। मैंने अपने माता पिता के कमरे की तरफ भागने की कोशिश की और मैं भागकर उनके दरवाजे के पास गया ही था कि तभी मुझे अचानक से उस शैतान के मेरे पीछे आने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अपने चारों हाथों पैरों पर चलता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते मैं बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो शैतान अचानक से मेरी तरफ सामने से मुड़ गया और वो मेरी बहन के कमरे की ओर बढ़ने लगा। मैं वो देखकर और भी ज़्यादा डर गया। मैं अपनी फुल जान से उस दरवाजे को खटखटा रहा था कि शायद मेरे माता पिता की नींद खुल जाए और वो उठकर मेरी कुछ मदद कर सकें। मैं दरवाज़ा खटखटाते हुए इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। या मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर मुझे उससे आगे का कुछ भी याद नहीं। मैं सुबह उठा तो मैं अपने बिस्तर पे था। मैंने अपनी चारों तरफ देखा और सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल ही थी। मैं अपने रूम से बाहर निकला तो मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी और मेरे पिता टेबल पर बैठे हुए नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि शायद रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ। मैंने अपने पिता से पूछने की भी कोशिश की कि रात को मैंने आपको बहुत ही आवाज़ लगाई पर आपने दरवाज़ा नहीं खोला। वो इस बात से हैरान थे क्योंकि रात को उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, पर मैं उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने रात को घर में कोई शैतान देखा है। इस पर वो ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी मुझे याद आया कि मैंने तो उसे अपनी बहन के कमरे की ओर जाते हुए देखा था। क्या वो ठीक है? मैंने चारों ओर देखा, पर मेरी बहन, जो कि मुझसे हर रोज़ जल्दी उठ जाया करती थी, वो आज अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। मैंने अपने पापा से कहा कि मेरी बहन कहाँ पर है। उन्होंने कहा शायद वो अपने कमरे में सो रही होगी, पर आजकल वो तुम्हारी जैसी होती जा रही है। देखो कितना टाइम हो गया, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इतना कहते हुए मेरी माँ वहाँ पर नाश्ता ले आई। उन्होंने नाश्ता टेबल पर रखा और एक चाय का कप उठाकर मेरी बहन के कमरे में जाने लगी उसे उठाने के लिए। हम नाश्ता करने ही वाले थे कि तभी अचानक से मेरे माँ के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उनकी वो आवाज़ सुनकर मैं और मेरे पिता ज़ोर से उस कमरे की तरफ भागे, ज़ोर से मेरी बहन के कमरे की तरफ भागे और हम वहाँ पर जो देखा वो देखकर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हुआ था। हमने देखा कि मेरी बहन अपने बिस्तर पर बहुत ही अजीब से ढंग से लेटी हुई है, जैसे आपने किसी मूवी में देखा होगा। उसका शरीर पूरा ऐंठ रखा था। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बारे में आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों पैर, जैसे उसके चारों हाथ और पैर ऐंठ कर एक दूसरे में पिरोए गए हों, जैसे किसी ने उसका बहुत बुरा हाल किया था। वो देखकर मेरे माता पिता समझ गए थे कि ये कोई आम घटना नहीं है, पर हमारे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हमने जैसे तैसे अपनी बहन की अंतिम क्रिया की और इस बात को गुजरे हुए 1-2 दिन ही हुए थे कि तभी मेरे पिता एक पादरी को हमारे घर लेकर आए, हमारा घर अच्छे से दिखाने के लिए। वो पादरी आए और उन्होंने अच्छे से उस घर को देखा, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी। इन सबको गुजरे हुए लगभग 2-3 हफ्ते ही हुए थे कि तभी अचानक से ये सारी घटना होनी जैसे बंद सी हो गई। मुझे भी अब अपने घर में कुछ दिखाई नहीं देता था और ना ही मेरे घर वालों को। हालांकि मेरे घर वालों को पहले भी इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था,
कि हमारे घर में कोई चीज़ है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ दिनों तक हमारा घर बिल्कुल नॉर्मल रहा। हम इस बारे में भूलने ही वाले थे कि तभी हमारे साथ एक दूसरी घटना घटी। दूसरी घटना कुछ इस प्रकार थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के यहाँ पर गया हुआ था। हम कुछ अंदरूनी कारणों की वजह से एक घर में नहीं रहते थे, तो मैं उनके यहाँ पर गया हुआ था। हालांकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, पर वो आज भी अपने सारे काम खुद ही कर लेती है और वो काफ़ी अच्छे से उन कामों को कर लेती है। मतलब वो ज़्यादा थकती नहीं है और ना ही उन्होंने अपनी देखभाल के लिए कोई रखा हुआ है, क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा फिट थी, ना ही उन्हें कोई बीमारी थी जो उन्हें किसी और की सहायता लेने की ज़रूरत पड़े। वो अकेली उस घर में रहा करती थी। वो एक छोटा सा घर था, एक बेडरूम, हॉल, किचन और ज़रूरत का सारा सामान जो उन्हें चाहिए था। तो शाम मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। हमने खाना वगैरह खाया और मैं उनके घर में ही सोने के लिए लेट गया। मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मेरी आंख अचानक से रात को एक अजीब सी आवाज़ से खुली। मैंने फ़ोन में टाइम देखा। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे सोए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे, पर मुझे उठने के बाद इतना थकावट महसूस हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी एक पल के लिए ही सोया हूँ और दोबारा से उस घटना के कारण और दोबारा से उस अजीब सी आवाज़ के कारण मैं ऊपर उठ गया। मैं उठा, मैंने अपनी लाइट जलाई। मुझे उस समय काफ़ी प्यास भी लग रही थी, इसी वजह से मैंने अपनी बोतल उठाई और पानी लेने के लिए मैं बाहर गया ही था कि तभी मैंने फिर से उसी शैतान को घर के बीचों बीच दालान में खड़े हुए देखा। वो देखकर बोतल मेरे हाथ से छूट गई। मैं समझ गया था कि ये शैतान यहाँ पर है और अब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला है। इतना गलत जो मैं शायद अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं वहाँ पर क्यों आया और शायद अब मेरी दादी की जान भी खतरे में थी। मैंने फ़ौरन अपनी दादी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और मैं जैसे ही उनके कमरे में पहुँचा, मैंने देखा कि उनका शरीर हवा में लहरा रहा है। उनकी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि मैं उसको देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि आसपास वाले भी सारे लोग रात में ही हमारे घर पर आ गए। मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो वो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, पर उन्हें पता था कि हमारे साथ पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं और उन्होंने फ़ौरन मेरे माता पिता को फ़ोन कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो भी कुछ किया था वो मेरी पीढ़ियों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और शायद वो मेरे घर वालों को भी मेरे साथ नहीं रहने देगा। पता नहीं कैसे उससे मेरे माता पिता सुरक्षित थे, पर जो भी था, मेरी दादी भी अब जा चुकी थी। दादी के जाने के 2-3 महीनों तक हम उनके सदमे में ही रहे और मैं सोच रहा था कि मैं अब अपने माता पिता से भी अलग रहूँगा, जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। मैं अपने घर के एक कोने में बिल्कुल आराम से बैठा रहता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ये सब क्या कर दिया है। इस बात को गुजरे हुए काफ़ी समय बीत गया था और हमारे साथ फिर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। अब मैं आपको 3 साल बाद लेकर चलता हूँ। उस समय तक मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी एक खूबसूरत वाइफ थी। मेरी शादी से पहले मैं काफ़ी नॉर्मल हो गया था, क्योंकि मैंने एक जॉब भी ज्वाइन कर ली थी और जॉब की भागा दौड़ी में मैं इन सारी बातों को जैसे भूल ही गया। हम एक नए घर में भी शिफ्ट हो गए थे। काफ़ी दिनों तक कुछ भी नहीं होने के बाद अब तीसरी घटना होने का बारी था। मैं नहीं जानता कि इन सबको कैसे रोकना था, पर तीसरी घटना तो हो ही गई थी। मेरी शादी के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सुकून से था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब आगे भी मेरे साथ कुछ डरावना होगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। मैं एक दिन, वो एक नॉर्मल सा दिन था, मैं अपनी जॉब से घर पर आया तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बना रखा था। मैंने वो खाना खाया और मैं सो गया। रात को मेरी आंख जब खुली तो मैंने कुछ अजीब सी आहट सुनी। मैं उस आहट को इग्नोर करके सोने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी वाइफ
दूसरी ओर मुंह करके मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई है। मैंने उसको आवाज़ दी पर उसने कुछ नहीं सुना। पता नहीं वो ऐसे वहाँ पर क्यों खड़ी थी। उस घटना को देखकर मुझे सारी पुरानी घटना दोबारा याद आने लगी थी और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार मेरी वाइफ का बारी है। पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। मैंने उसे वापस अपने पास लिटा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो। हालांकि उससे पहले वो कभी भी ऐसे नींद में चलते हुए बेड से नहीं उठी थी। उसके कुछ दिनों तक मेरे घर में कुछ अजीब सी घटना होनी शुरू हो गई। मुझे अपनी आँख के कोने से एक अजीब सी परछाई मेरे घर के किसी कोने में खड़ी हुई दिखाई देती। पर जैसे ही मैं उस ओर देखता वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मैं इस बातों को अपना वहम भी समझ सकता था, पर जैसा कुछ मेरे साथ पहले हुआ था मैं उसको अपना वहम समझने की भूल नहीं करना चाहता था। मैंने एक पादरी से बात की और उनको इन सब बारे में बताया। वो हमारे घर पर आए। उन्होंने हमारे घर की अच्छी तरीके से ब्लेस किया और बताया कि हमारे घर में उन्हें कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं हो रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने उन्हें अपने साथ बीती हुई पिछले कुछ महीनों की बातें बताई। मैंने उन्हें अपने साथ बीती हुई पिछले कुछ सालों की बात बताई। तब जाकर उन्हें मेरी बात पर थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। उन्होंने बताया कि वो जो भी कोई शक्ति है जो कि शायद इस घर में मौजूद है वो उनकी ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसी वजह से वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जो कि एक सीनियर फादर का था। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। मैं डर रहा था कि कहीं मेरी वाइफ को कुछ ना हो जाए। इसीलिए मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पर चला गया। मैं चाहता था कि हम सब एक जगह रहें। मैं सोच रहा था कि शायद हमारे एक जगह रहने से हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ ना आए। पर मुझे क्या पता कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने पेरेंट्स के घर पर गया। हमने वहाँ पर अच्छे से एंजॉय किया और वहाँ पर मुझे थोड़ा लाइट भी फील हो रहा था। मुझे वहाँ पर कोई ख़तरा भी नहीं लग रहा था। 2-3 दिन के लिए मैंने जॉब से भी छुट्टी ले ली थी जिससे कि मैं सारा ख्याल जिससे कि मैं सारे दिन अपने वाइफ के पास ही रह सकूं और उसका ही ख्याल रख सकूं। पर शायद उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो संडे का दिन था। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है जब ये आखिरी घटना घटी। मैं रात को सोकर उठा। पता नहीं मेरी आँख क्यों खुल जाती है अक्सर रात को। मैं इस बारे में खुद भी हैरान हूँ। पर जब मैं इस बार रात को उठा तो मैंने अपनी नज़र के सामने उसी शैतान को दोबारा बैठे हुए देखा। शायद आपको ये बात इतनी डरावनी ना लगे, पर आप महसूस कीजिए कि आप रात को सोकर उठे हो और आपको अचानक से एक कटे फटे मुंह वाला आदमी आपके बिस्तर के सामने दिखाई दे तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा ही उस दिन मुझे महसूस हुआ। मैं उसको देखते ही बहुत ज़्यादा डर गया। पर शुक्र था वो वहाँ पर ऐसा ही बैठा हुआ था। मैंने अपनी वाइफ की ओर देखा पर वो आराम से सो रही थी। मैं वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा। मैं उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता था या शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको वहाँ से हिलाने के लिए या फिर वहाँ से भगाने के लिए कुछ करूँ। मैं भी ऐसा बैठा रहा और वो भी ऐसे ही बैठा रहा। उसने ना ही मेरे साथ और ना ही मेरी वाइफ के साथ कोई भी गड़बड़ की, यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की उसने कोई भी कोशिश नहीं की। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे पर देखते ही देखते वो अचानक से धुंधला होना शुरू हो गया और वो जैसे वहाँ से गायब हो गया। मुझे पता नहीं जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है मैं उसको अपना वहम मानूं या फिर वो सब कुछ मेरे साथ सच में होता रहता है। पर शुक्र था उस दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है और वो आराम से सोकर उठ गई है और फ्रेश होने के लिए
बाथरूम में गई हुई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो मेरी वाइफ के साथ कुछ नहीं हुआ है, और शायद जो कुछ मैंने रात को देखा है वो मेरा वहम हो। मैं ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल अपने दिमाग में सोच रहा था कि तभी अचानक से मुझे याद आया कि मेरे माता पिता वो भी तो इसी घर में थे, कहीं उनको तो कुछ नहीं हो गया। मेरे दिमाग में ये ख्याल आते ही मैंने उनकी तरफ ऐसे दौड़ लगाई जैसे जैसे आप सोच नहीं सकते। मैं इस बारे में आपको क्या बताऊं। मैं भागकर उनके कमरे में गया। वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरा यहाँ पर आना, अपनी वाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर आना, मेरे माता पिता की जान ले लेगा। उनका हाल भी वैसा ही हुआ था जैसे मेरी बहन का हुआ था। उनके शरीर की हड्डियाँ इतनी जगह से टूटी हुई थी कि उनको पोस्टमार्टम वालों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ये हाल कैसे हुआ है। मैं उन्हें समझाता भी तो क्या कि मेरे पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, एक दरिंदा पड़ा हुआ है। वो मेरी इस बात को कहाँ मानने वाले थे। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश हालांकि मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, पर वो मुझसे बोलने लगे, पर वो आपस में कुछ बात करने लगे कि मेरे माता पिता के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उस घटना के बाद से मैंने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रखी है, यानी कि अपनी वाइफ को बचाने की, क्योंकि अभी तक उसने मुझे तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर मैं जानता हूँ वो मेरी पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर देना चाहता है। इस घटना के बाद से मैंने अपने उस शहर में दोनों घर बेच दिए। मैं अपने शहर से बहुत दूर आकर एक चहल पहल वाले इलाके में रहने लगा, जहाँ के हमारे पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे हैं, हमारी काफ़ी देखभाल करते हैं। और इस घटना को और हमने अपने घर को भी अभिमंत्रित करवाया हुआ है। वहाँ की एक सीनियर पादरी को बुलाकर हमने अपने घर को अच्छे से ब्लेस करवाया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद मेरे साथ कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, और ना ही मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ है। मैं अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। पर अभी कुछ दिनों पहले एक दिक्कत होनी शायद मेरे साथ शुरू हुई है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको एक बेबी होने वाला है। मैं नहीं जानता क्या ये सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला है। पता नहीं अब के किसकी जान को खतरा है, मेरी वाइफ की, मेरे बेटे की, या मेरी। मैं नहीं जानता कि इन सब से कैसे बाहर निकलूं। मैं उस जगह से बहुत दूर आ चुका हूँ, और उन यादों से भी। मैं भुला चुका हूँ कि क्या कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं कोशिश कर चुका हूँ ऊजा बोर्ड से दोबारा कांटेक्ट करके उस घोस्ट से बात करने की, उससे पूछने की कि वो सब कुछ क्यों कर रहा है, वो कौन है, वो मुझसे क्या चाहता है। पर जब भी मैं ऊजा बोर्ड से बात करने बैठता हूँ, उसमें अचानक से आग लग जाती है, वो टूट जाता है, या फिर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिससे मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। मैं नहीं जानता कि इन सबको आप मजाक समझेंगे, एक डरावनी कहानी समझेंगे, या पता नहीं आप उसे क्या समझेंगे। पर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरी ज़िंदगी जैसे एक गेम बन गई है, एक कंप्यूटर गेम जो बार बार कोई रिसेट कर कर खेल रहा है। बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे घर वालों को मार रहा है, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता।